नमस्कार साथियों, स्वागत करते हैं सभी को गैजेट फाउंडेशन। हम लोग विश्व इतिहास के बारे में पढ़ रहे थे और विश्व इतिहास के दौरान हम लोगों ने फर्स्ट वर्ल्ड वार के बारे में पूरा विस्तार से देखने का काम किया था। फर्स्ट वर्ल्ड वार के कारण क्या रहे, उसका तत्कालिक कारण क्या था, फिर किस प्रकार से फर्स्ट वर्ल्ड वार विस्तार हुआ और किस तरह से एक एक करके धुरी राष्ट्र जो है वो मित्र राष्ट्रों के समक्ष आत्मसमर्पण करते चले गए और फाइनली 11 नवंबर 1918 को जब जर्मनी मित्र राष्ट्रों के समक्ष आत्मसमर्पण कर दिया, कुछ संधि के करने की बातें कही और यही से माना जाता है कि फर्स्ट वर्ल्ड वार जो है समाप्त हो गया और ये फर्स्ट वर्ल्ड वार मित्र राष्ट्रों के पक्ष में चला गया। इन सारे चीजों को हम लोगों ने विस्तार से समझा। इसके बाद एक बात और आपको समझा दूं कि फर्स्ट वर्ल्ड वार समझने के बाद हम लोग पेरिस शांति सम्मेलन के बारे में भी पढ़ने की कोशिश किया, उसके बारे में भी समझने का कोशिश किया था। पेरिस शांति सम्मेलन क्या था, पेरिस शांति सम्मेलन क्यों हुआ, पेरिस शांति सम्मेलन में कौन सी मुद्दाएं थी जिसको लेकर के धुरी राष्ट्रों पर जबरन लाद दिया गया, पेरिस शांति सम्मेलन में कितनी संधियां हुई थी, इन सारे संधियां जो हुई उसमें किस प्रकार से विस्तार किया गया था, हम लोग इस पर भी चर्चा किए। साथ ही साथ हम लोग फर्स्ट वर्ल्ड वार के परिणामों को भी देखने का काम किया कि फर्स्ट वर्ल्ड वार हुआ तो उसका परिणाम क्या पड़ा, उसका प्रभाव क्या निकला, है ना भाई। 1918 में जब फर्स्ट वर्ल्ड वार समाप्त हो गया, पूरी दुनिया 1914 से 18 तक खून में सने हुए थे और जब इससे बाहर निकले तो लोगों के अंदर खुशी का ठिकाना ना रहा। लेकिन हम लोग जानते हैं कि ये खुशी का ठिकाना कुछ ही समय के लिए, कुछ ही देशों के लिए था। और जब पेरिस शांति सम्मेलन में 5 संधियों के माध्यम से धुरी राष्ट्र के प्रति संधि कराई गई, उसमें से एक बहुत बड़ा संधि वर्साई की संधि थी जो जर्मन को उस पर हस्ताक्षर करना था। मतलब ये कि मित्र राष्ट्र और जर्मन दोनों के बीच में जो संधि हुई फर्स्ट वर्ल्ड वार के बाद में वो था वर्साई की संधि। अब बात है कि हम लोग आज के सेशन में किस पर चर्चा करेंगे, तो शायद आपको पिछले सेशन में ही हम बता चुका था कि भाई फर्स्ट वर्ल्ड वार का जो भी कारण है आपने पढ़ा और फर्स्ट वर्ल्ड वार का जो परिणाम निकल करके सामने आया, वर्साई की संधि में जिस प्रकार से पराजित राष्ट्रों के साथ व्यवहार किया गया था वही आपका सेकेंड वर्ल्ड वार का कारण बन जाएंगे। और आज के सेशन में हम लोग सेकेंड वर्ल्ड वार के बारे में ही जानने की कोशिश करेंगे और इसे विस्तार से समझने का प्रयास करेंगे। बाय द वे, अगर यहां से किसी भी प्रकार से एग्जामिन क्वेश्चन बना करके आपसे पूछ ले एग्जाम में, तो उस समय आपको बड़ा आसान महसूस हो या फिर आपको क्वेश्चन को सॉल्व करते समय वहां ये सहायता प्रदान करे। लेकिन सेकेंड वर्ल्ड वार से पहले कुछ बेसिक बातों के बारे में हम लोग जानेंगे और समझने का प्रयास करेंगे। थोड़ी सी मैप देखेंगे, दुनिया के नक्शे को देखने का कोशिश करेंगे और फिर फाइनली एक एक करके उनके कारणों को हम लोग विस्तार से समझते चले जाएंगे। हालांकि अगर आप फर्स्ट वर्ल्ड वार के बारे में ध्यान से सुना होगा, ध्यान से स्टडी किया होगा, तो संभवतः सेकेंड वर्ल्ड वार के कारण को समझने में कोई भी कठिनाई नहीं होगी, किसी भी प्रकार की असुविधा आपको नहीं होगा। लेकिन अगर आप सोच रहे हैं कि फर्स्ट वर्ल्ड वार हमने पढ़ा ही नहीं, उसके परिणाम को पढ़ा ही नहीं, वर्साई की संधि को हमने जाना ही नहीं, पेरिस शांति सम्मेलन क्या है उसको जाना ही नहीं, राष्ट्र संघ की स्थापना किस उद्देश्य से किया गया था उसको आपने जाना ही नहीं, पूरी दुनिया फर्स्ट वर्ल्ड वार के बाद किस प्रकार से उभर करके आई अगर उसको आपने जाना ही नहीं, तो संभवतः सेकेंड वर्ल्ड वार पढ़ते समय आपको नई नई चीजों से मुलाकात होगी, उस समय परेशानी बढ़ जाएगी। तो जब हम सेकेंड वर्ल्ड वार की बात करते हैं तो एक सवाल यहां से आ जाता है, बड़ा आसान तरीके से पूछ भी लिया जाता है कि द्वितीय विश्व युद्ध का तत्कालिक कारण क्या था। सभी के जुबान पर आता है कि जर्मनी के द्वारा
अचानक पोलैंड पर आक्रमण करना, या फिर हिटलर की सेना या हिटलर के नेतृत्व में अचानक पोलैंड पर आक्रमण करना। देखिए बड़ा मजेदार वाली बात है, कहता है कि जब पूरी दुनिया सो रही थी उस समय पोलैंड पर बिजली की तरह चमक रही थी, और वो चमक जब वहां के लोगों ने उठ करके देखा तो भाई लगा उसे कि ये कोई बिजली की चमक या प्राकृतिक चमक नहीं बल्कि किसी व्यक्ति का देन है। वायुयान से जर्मनी की सेना पोलैंड पर बमबारिंग कर रहे थे, और हिटलर के नेतृत्व में सुबह सुबह 4 बजे, समय उतना ध्यान में नहीं रखना है, लेकिन हाँ सुबह सुबह 4 बजे जर्मन की सेना पोलैंड की सीमा को पार करके और पोलैंड में तहलका मचा दिया था। 12 बजे दिन होते होते पोलैंड के बहुत सारे क्षेत्रों पर इन्होंने कब्जा जमा लिया, और अंततः काफी प्रयास के बाद उसके जो पोलैंड की राजधानी वर्साई है अपने कब्जे में लेने का प्रयास किया, वहां पर अपनी सेना को तैनात कर दिया। अब ये घटना कब की है? 1 सितंबर 1939 की है। 1 सितंबर 1939 से सेकेंड वर्ल्ड वार की शुरुआत मानी जाती है, और 3 सितंबर 1939 को जब इंग्लैंड फ्रांस जर्मनी के विरुद्ध युद्ध की घोषणा कर देता है तो कहा जाता है कि उसके बाद जितने भी कॉमनवेल्थ के देश थे सारे लोगों ने धुरी राष्ट्र के विरुद्ध में युद्ध की घोषणा कर दी, और इस तरह से एक बार फिर पूरी दुनिया युद्धों की मां या युद्धों के जननी में उलझ गई। बहुत अच्छी बात है कि सेकेंड वर्ल्ड वार की शुरुआत हो गई। अब उसका विस्तार किस प्रकार से हुआ और उसका खमियाजा लोगों को क्या भुगतना पड़ा, हम लोग उस पर भी चर्चा करेंगे। जिस तरह से फर्स्ट वर्ल्ड वार के दौरान हम लोगों ने चर्चा किया कि फर्स्ट वर्ल्ड वार को तो भाई ऑस्ट्रिया और सर्बिया ने मिलकर के जन्म दे ही दिया, लेकिन उसकी खमियाजा पूरी दुनिया को भुगतनी पड़ी, और कितना यहाँ पर जन धन से लेकर के पर्यावरण की हानि हुआ, हमने आपको एक लगभग आंकड़े के साथ समझाने की कोशिश किया था। अब पोलैंड की अगर हम बात करते हैं तो पोलैंड है कहां पर भाई? तो देखिए ये आपका कुछ मैप आपके स्क्रीन पर दिख रहे होंगे, ये है नक्शा, पूरी दुनिया का नक्शा है। खैर पूरी दुनिया इसमें तो समाहित नहीं है, फिर भी ये यूरोप का नक्शा है। किसका नक्शा है? ये यूरोप का है ना। और यूरोप के नक्शा है। फर्स्ट वर्ल्ड वार आपने पढ़ा है ना, फर्स्ट वर्ल्ड वार आपने पढ़ा। आज हम लोग सेकेंड वर्ल्ड वार के बारे में अध्ययन करेंगे, ठीक है। अब सेकेंड वर्ल्ड वार के पीछे क्या कारण है? तो कहा जाता है जिस प्रकार से पूरी दुनिया फर्स्ट वर्ल्ड वार के पहले दो खेमों में बट गया था, एक था जनतांत्रिक, एक था क्या? जनतांत्रिक, और दूसरा था एक तांत्रिक, एक तांत्रिक शक्ति। और इन दोनों ने आपस में लड़ करके पूरे विश्व युद्ध को जन्म दिया, पहले विश्व युद्ध। उसी तरह से सेकेंड वर्ल्ड वार में भी पूरी दुनिया दो खेमों में बट गई थी। एक तरफ था धुरी राष्ट्र, क्या था? धुरी राष्ट्र, है ना, और दूसरे तरफ था मित्र राष्ट्र। अगर आप इस चीज को गौर किए होंगे या कभी आप जीवन में पढ़े होंगे तो आपको एक चीज जरूर समझ में आया होगा कि द्वितीय विश्व युद्ध जो है ये बदले की भावना वाला युद्ध था, है ना। जर्मनी फ्रांस से बदला लेना चाहता था, और जर्मनी के साथ जिस तरह से फर्स्ट वर्ल्ड वार के बाद व्यवहार किया गया था, वर्साई की संधि में जिस तरह से उसे अपमान किया गया था, कनपट्टी पर बंदूक रख करके वर्साई की संधि पत्र पर जिस प्रकार से उसे हस्ताक्षर करवाया गया था,
फर्स्ट वर्ल्ड वार की युद्ध की पूरे जिम्मेदारी जिस प्रकार से जर्मनी के ऊपर थोप दिया गया था, वर्साई की संधि के द्वारा जिस प्रकार से जर्मन को निशस्त्रीकरण कर दिया गया था, उसके युद्ध टैंक को छीन लिया गया था, व्यापारिक जहाजों को छीन लिया गया था, उसके सेना की संख्या में कमी कर दी गई थी। और कुल मिलाकर के कहे तो ये फ्रांस चाहता था कि जर्मनी का नामो निशान इस पृथ्वी से मिट जाए, क्योंकि फ्रांस से जब आल्सस लॉरेंस को छीन करके बिस्मार्क ने जर्मनी का एकीकरण किया था, तो शायद फ्रांस को उस समय बहुत बड़ी धक्का लगी थी अपनी प्रतिष्ठा को, और उसका बदला उन्होंने फर्स्ट वर्ल्ड वार में लिया। सेकेंड वर्ल्ड वार, अब जर्मनी चाह रहा है हम फ्रांस से बदला लेंगे, तो जितनी भी तैयारियां 1 सितंबर 1939 से पहले की गई थी, विभिन्न राष्ट्रों के द्वारा, विभिन्न देशों के द्वारा, समझौता से लेकर के अन्य मुद्दे तक, वो सभी के सभी सेकेंड वर्ल्ड वार के कारण में शामिल हो जाते हैं। और उसी कारण को हम लोग पूरे विस्तार से समझने का कोशिश करेंगे। पोलैंड वाला एरिया है, देखिए ये है जर्मनी, है ना, और इधर रसिया देखिएगा, और ये यहां पर बसा हुआ है पोलैंड। जर्मनी द्वारा पोलैंड पर ही आक्रमण क्यों किया गया, इसके भी 2-3 तर्क आप आसान से समझ सकते हैं। पहला, जर्मनी के सीमा में सटा हुआ था। दूसरा, मित्र राष्ट्रों ने प्रथम विश्व युद्ध के बाद बहुत सारे जर्मन भाग जो है वो छीन करके पोलैंड को दे दिया गया था। तीसरा, बहुत सारे ऐसे यहां की जनसंख्या थी जो जर्मन थे। चौथा, जर्मन का अधिकांश खनिज संपदा वाला एरिया पोलैंड में जाकर के मिल गया था। तो ये सारी कारण थी कि हिटलर जो है पोलैंड को जीत करके अपने साम्राज्य में मिलाना चाहता था। दूसरी तरफ आप देखेंगे, जर्मनी ऑस्ट्रिया हंगरी को जीत करके ऑस्ट्रिया हंगरी का नामो निशान मिटा दिया, है ना, ऑस्ट्रिया हंगरी का नामो निशान मिटा दिया, और एक एक करके इस समय ये युद्ध में लड़ते चले गए। हालांकि युद्ध के दौरान मैं उन बातों को भी चर्चा करूंगा, लेकिन उससे पहले मैं एक बार फिर आपको इस बात से अवगत करा देता हूं कि इटली प्लस जापान, ये दोनों जो है धुरी राष्ट्र से लड़े। किधर से लड़े? धुरी राष्ट्र के तरफ से, ठीक है। और इससे पहले ये दोनों फर्स्ट वर्ल्ड वार में मित्र राष्ट्र की तरफ से लड़ रहे थे। चलिए हम लोग सेशन की शुरुआत करते हैं और हर एक मुद्दा को फिर उसी तरह से समझने का कोशिश करते हैं जैसे फर्स्ट वर्ल्ड वार को समझे। टॉपिक का नाम है द्वितीय विश्व युद्ध। क्या नाम है? द्वितीय विश्व युद्ध, है ना। चलिए, टॉपिक मजेदार है। मुझे तो लगता है कि आप समझ ही गए होंगे कि फर्स्ट वर्ल्ड वार के बाद सेकेंड वर्ल्ड वार का क्या मतलब है, क्या रीजन। क्लियर? प्रथम विश्व युद्ध के बाद जो घटना चक्र पूरी दुनिया में चली, वह विश्व को दूसरी महान युद्ध की ओर ले गया। हमने क्या कहा था कि 1 सितंबर 1939 से पहले जितनी भी षड्यंत्र रची गई, जितनी भी घटनाओं का अंजाम दिया गया, सारे के सारे द्वितीय विश्व युद्ध का कारण था। और इन तरह की भावना, इस तरह की घटना का अंजाम देना जर्मनी के द्वारा मित्र राष्ट्रों से बदला लेने की भावना था। वर्साई संधि की असफलता, फ्रांस द्वारा जर्मनी से क्षतिपूर्ति वसूल करने की कठोर नीति, विश्वव्यापी आर्थिक मंदी,
जापान की साम्राज्यवादी नीति, एक एक करके समझते जाइए, है ना। क्या कह रहा है कि भाई वर्साई की संधि की असफलता, जब जर्मनी में हिटलर की सरकार बनी, वाइमर गणतंत्र असफल हो गया, तो हिटलर ने स्पष्ट रूप से कहा था कि हम वर्साई की संधि या शर्तों को नहीं मानेंगे, और उन्होंने बड़ी तेजी से क्या किया था, जर्मन वासियों में राष्ट्रवाद की भावना जगाना शुरू कर दिया था, सैनिकों की संख्या में वृद्धि करने लगा था, और जो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के बाद अपनी प्रतिष्ठा खोया था, या जर्मनी के साथ जिस प्रकार से अपमान या व्यवहार किया गया था, उसमें वो परिवर्तन करना चाहता था, और एक बार फिर पूरी दुनिया को दिखाना चाहता था कि जर्मनी उसी स्थान पर है जिस स्थान पर फर्स्ट वर्ल्ड वॉर से पहले था। ठीक, तो फ्रांस द्वारा जर्मनी से क्षतिपूर्ति जो वसूल करने की कठोर नीति अपनाया, विश्वव्यापी आर्थिक मंदी आया, साथ ही साथ जापान की साम्राज्यवादी नीति, मंचूरिया पर जो जापान अटैक करके मंचूरिया पर अपनी एक टेम्पररी सरकार बना लिया था, उससे पश्चात जगत के जितने भी राष्ट्र थे, उस अधिकार से उन्हें संकट महसूस होने लगा था। बेसिकली फ्रांस और ब्रिटेन को मुसोलिनी की साम्राज्यवादी लिप्सा और हिटलर की तानाशाही शक्ति का विकास, ये सारी घटना जो है द्वितीय विश्व युद्ध को एक बार फिर से जन्म दे दिया। बहुत मजेदार वाली बात है कि द्वितीय विश्व युद्ध को किस तरह से इन्होंने जन्म दिया। हर एक चीज को अगर ठीक से समझेंगे तो लगेगा कि सेकेंड वर्ल्ड वॉर से आसान कोई टॉपिक इंडिया में है ही नहीं, है ना। 1936 के आते आते, टाइम पीरियड कोई जरूरी नहीं है कि आपके दिमाग में ये बातें हमेशा रहे। 1936 के आते आते, है ना, 1918 से 1936 के आते आते पूरी दुनिया में युद्ध का बादल मंडराने लगा था। मतलब सोचिए कि एक बार फिर यूरोप उस दलदल में जाकर के खड़ा हुआ, एक बार पूरी दुनिया को उस दलदल के किनारे ले जाकर के खड़ा कर दिया कि फर्स्ट वर्ल्ड वॉर की तरह एक युद्ध और होगा। और अंततः 1 सितंबर, है ना, 1 सितंबर 1939 को जर्मनी द्वारा जब पोलैंड पर आक्रमण कर दिया, तो इसी से द्वितीय विश्व युद्ध की शुरुआत हो गई। अब इसकी पृष्ठभूमि को हम लोग देखें, हालांकि पृष्ठभूमि को समझना कोई आसान बात नहीं होता है, लेकिन हमने जिस तरह से आपको बार बार एक ही चीज को दोहरा करके तिहरा करके समझाने का कोशिश किया, हर एक बार एक बातों को बता करके जो समझाने का कोशिश किया, उससे आपके दिमाग में ऑटोमेटिकली पृष्ठभूमि तैयार हो गया होगा। प्रथम विश्व युद्ध के बाद दुनिया ने शांति स्थापित करने के लिए 1919 में अंतरराष्ट्रीय व्यवस्था कायम किया था, पेरिस शांति सम्मेलन। फर्स्ट वर्ल्ड वॉर से सभी लोग उब चुके थे, और पूरी दुनिया के प्रभावशाली राजनीतिज्ञ, खास करके मित्र राष्ट्र के लोगों ने इस निष्कर्ष पर पहुंचे कि एक ऐसी अंतरराष्ट्रीय व्यवस्था स्थापित की जाए जिसके माध्यम से फिर फर्स्ट वर्ल्ड वॉर की तरह कोई दूसरा युद्ध ना हो जाए, और अगर होने की संभावना है तो उस अंतरराष्ट्रीय व्यवस्था के माध्यम से उसे कंट्रोल किया जाए, उस पर शक्ति के साथ दबाव डाल करके नीतियों में उसके परिवर्तन करने की कोशिश किया जाए। लेकिन हम आपको बता दें, बड़ी जान करके हैरानी होगी कि ये अंतरराष्ट्रीय व्यवस्था या राष्ट्रसंघ की बात हो या पेरिस शांति सम्मेलन की बात हो, एक दिखावा मात्र था। ये बड़े बड़े प्रभावशाली राष्ट्रों के लोगों के द्वारा निर्माण किया गया था, और उसमें उसके स्वार्थ निहित थे।
मजेदार वाली बात यह है कि जब शक्तिशाली या प्रभावशाली राष्ट्र अपनी स्वार्थ की पूर्ति हेतु राष्ट्र संघ के नियमों को उल्लंघन करने लगे तो राष्ट्र संघ की असफलता या उसकी कमजोरी लोगों के समक्ष, दुनिया के सामने आया। भाई, आपके गांव में कोई नियम कानून बने तो देखिएगा कि गरीब, प्रभावहीन व्यक्ति, काम चलाओ व्यक्ति उस नियम को मान लेंगे, क्योंकि नियम बनाने वाला व्यक्ति सदैव प्रभावशाली होता है और जो भी नियम बनाता है वो अपने हित को ध्यान में रख करके बनाता है। ये पूरी दुनिया को बताने का काम करता है कि हमने आप लोगों को ध्यान में रख करके नियम बनाए हैं, ये बुड़बक बनाना छोड़ दे, है ना। वो सिंपैथी गेन करता है कि हम ऊंच नीच, अमीर गरीब सबको ध्यान में रख करके क्या किए हैं, एक नियम लाए हैं, नियम बनाए हैं। इस नियम को अगर पालन करेंगे आप तो संभवतः विकास की ओर जाएंगे, सभ्य व्यक्ति कहलाएंगे। लेकिन जब उस नियम का उल्लंघन करने के बारे उसी व्यक्ति को आ जाए तो वो आसानी से नियम को उल्लंघन कर देंगे और तोड़ देंगे। अब एक उदाहरण देना चाहता हूं छोटा सा, हालांकि ज्यादा इस बातों को गंभीरता से नहीं लीजिएगा। जब बुद्ध जी आए, बुद्ध सिद्धार्थ से बुद्ध बने, सिद्धार्थ से बुद्ध की यात्रा उनका कंप्लीट हुआ, वो बुद्ध बन गए। उन्होंने अपने संघ में नाना रकम के नियम बनाए और उसके नियम में एक बात था कि जो हमारे यहां शामिल हो जाएगा, हमारे संघ में शामिल हो जाएगा, वो पिता को मुख अग्नि नहीं देगा, पिता के अंतिम क्रियाक्रम में शामिल नहीं होगा। बुद्ध के पिता जब सुधोधन अपने पुत्र को बुला करके अपनी अंतिम इच्छा जाहिर किया तो शायद वो बातें याद होगी कि सुधोधन ने अपने पुत्र या फिर बुद्ध से कहा कि मेरी अंतिम इच्छा है कि जिस प्रकार से हर एक पिता की मृत्यु के बाद उसका पुत्र उसके मुख अग्नि देते हैं, उसी प्रकार से मेरा मुख अग्नि आप ही दे तो शायद मेरे जीवन का सफलता मिल जाएगी। बुद्ध जी बड़ा आश्चर्यचकित में फंस गए, बोले भाई हमने तो नियम बनाया और वो नियम हमारे विरुद्ध में आ गया। तो बुद्ध जी ने एक बात बहुत अच्छी लाइन में कही थी, अच्छी बात कही थी कि इस संघ का नियम हमने बनाया है और संघ के नियमों में परिवर्तन करने का भी अधिकार मुझे है। और उन्होंने मुख अग्नि दिया। तो यहां पर हम कह रहे हैं कि पूरी दुनिया जब फर्स्ट वर्ल्ड वॉर से उबरा, पूरी दुनिया फर्स्ट वर्ल्ड वॉर से बाहर निकला, तो ये पूरी दुनिया बाहर निकलने के बाद प्रभावशाली राजनीतिज्ञ, प्रभावशाली व्यक्ति एक ऐसी मुद्दा पर विचार करने लगे जिसके माध्यम से दुनिया में शांति व्यवस्था स्थापित किया जाए, जिसके माध्यम से पूरी दुनिया में फिर से एक बार प्रथम विश्व युद्ध की तरह कोई युद्ध ना हो जाए। और उसी का परिणाम था राष्ट्र संघ पेरिस शांति सम्मेलन। लेकिन जब शक्तिशाली लोगों ने ही इनके नियमों को फॉलो करने से इनकार करने लगा तो राष्ट्र संघ हो या पेरिस शांति सम्मेलन की बात हो, उनकी सच्चाई पूरी दुनिया के सामने आई और लोगों ने अपने तरीके से जीना शुरू कर दिया। लोगों के मन में प्रथम विश्व युद्ध के बाद पुनः यह विचार घर करने लगी कि जिन राष्ट्रों के पास अत्यधिक शक्तिशाली मशीनें होगी, जो अत्यधिक सफलतापूर्वक शक्ति का उत्पादन करेगा और वस्तुओं तथा हथियारों का निर्माण कुशलतापूर्वक करे, उन राष्ट्रों का सम्मान होगा, वे विश्व संबंधों में मुख्य स्थान रखेंगे और वे विश्व का कर्ता धर्ता बन जाएंगे। अब यहाँ पर एक चीज और सामने आया, इस बात को गौर करने की है। कहता है कि जब फर्स्ट वर्ल्ड वॉर लड़ा गया
पहला विश्व युद्ध जब लड़ा गया तो पूरी दुनिया लड़ी उसमें, कहीं ना कहीं किसी न किसी रूप में उसमें शामिल हुआ। और प्रत्येक राष्ट्र अब ये बात सोचने लगे कि भाई जिसके पास बढ़िया हथियार था, जिसके पास बड़े बड़े युद्ध टैंक था, जिसके पास बड़े बड़े जलपोत था, उसी ने इस युद्ध को जीता, उसी के क्षेत्र में, उसी के प्रभाव में युद्ध चला गया, वही सबसे बढ़िया कर्ता धर्ता बन गया, पूरे देश दुनिया को संचालित करने लगा। तो क्यों ना हम लोग भी इस बार बढ़िया हथियार उत्पादन करें, बड़े बड़े युद्ध टैंक का निर्माण करें, बड़े बड़े जलपोतों का निर्माण करें, ताकि हमारी शक्ति को देख करके पूरी दुनिया हमारा सम्मान करे। आज वो कंसेप्ट जीवित है। जिस देश के पास जितनी ज्यादा सेना, जितनी ज्यादा जलपोत, जितनी ज्यादा युद्ध टैंक, जितने ज्यादा लड़ाकू विमान है, उस देश के साथ टक्कर लेना या दुर्व्यवहार बात करना असंभव है। आज उसके समक्ष लोग अपना सर झुकाते, सम्मान करते उसको। भारत में हमारे माननीय प्रधानमंत्री ने भी यही किया। इससे पहले क्या स्थिति थी, और आज जब सैन्य पावर में भारत बहुत तेजी से आगे बढ़ा तो पूरी दुनिया इसकी सम्मान करने लगा। प्रथम विश्व युद्ध के बाद सभी देशों की स्थिति कष्टप्रद बन गई थी। विभिन्न देशों के बीच आर्थिक प्रतियोगिता बढ़ गई थी, जिससे कुछ देश समृद्ध हो गए तो कुछ साधनहीन हो गए थे। कुछ देशों में जनसंख्या का दबाव भी बढ़ने लगा। पुनः एक बार दुनिया को दो खेमों में बांटने का काम किया गया, और वो था पहला एक वर्ग तानाशाही, दूसरा था जनतंत्र। ठीक। अब यहां पर कहता है कि जब फर्स्ट वर्ल्ड वार हुआ तो फर्स्ट वर्ल्ड वार के बाद आर्थिक मंदी भी आई, है ना, जनसंख्या का दबाव भी बढ़ा, कुछ देश में आर्थिक मंदी आई, जनसंख्या का दबाव बढ़ा, और कुछ देश उत्पादन में समृद्ध हो गए, कुछ देश साधन विहीन हो गया। परिणाम क्या हुआ कि गरीब गरीब हो गए, अमीर अमीर हो गए, और फिर से पूरी दुनिया दो खेमों में बंटने लगी, एक तानाशाही और दूसरा जनतंत्रवादी, जो जनता को लेकर के चलता था। साम्यवादी, फासिस्ट दल, राष्ट्रीय समाजवादी की सरकार, ये सारे विचारधारा देखेंगे अपने उद्देश्य में एक दूसरे से मतभेद रखती थी, लेकिन फिर भी उनमें काफी महत्वपूर्ण समानताएं पाई जाती थी। फिर से एक बार मैं रिपीट कर देता हूं, साम्यवादी, फासिस्ट, नाजीवादी, राष्ट्रीय साम्यवादी सरकार, इन सारे विचारधाराओं में मतभेद तो थी एक दूसरे से, लेकिन बहुत कुछ ऐसी भी मुद्दा थी जिस पर ये दोनों एक दूसरे से समानता रखती थी। ये सभी जो है तानाशाही सरकारें थी, ऐसी सरकारें जिसमें संपूर्ण सत्ता पूर्ण रूप से अनुशासित संगठनों के हाथों में केंद्रित थी, जो ना किसी राजनीतिक संगठन का या दल का सत्ता था या ना उसका हिस्सेदारी था, बल्कि अस्तित्व ही नहीं रहने देना चाहता था। कहने का मतलब यह है कि तानाशाही सरकार वो सरकार होती है, तानाशाही सरकार वो सरकार होती है जहां पर शासन की संपूर्ण शक्ति उसी सरकार के हाथों में निहित हो, और साथ ही साथ तानाशाही सरकार में ना तो कोई विरोधी राजनीतिक दल होता है, ना ही कोई विरोधी राजनीतिक संगठन, पार्टियां होती है। कुल मिलाकर के कहें तो एक दल एक राष्ट्र। और यही हिटलर की जब मैं कहानी पढ़ा रहा था, फासिज्म की जब बात कर रहा था,
नाजीवादी की जब बात कर रहा था तो उनकी विचारधारा कुछ इस तरह से थी। इस प्रकार की सरकार में जनता की जीवन, उसकी स्वतंत्रता और उसकी संपत्ति को सरकार की दया पर निर्भर करती है। कहने का मतलब यह है कि तानाशाही सरकार में जनता के अधिकार की बात हो या जनता की स्वतंत्रता की बात हो, जनता की संपत्ति की बात हो या उसकी सुरक्षा की बात हो, सारी चीजें तानाशाही सरकार पर डिपेंड करती है। मन चाहे तो उसकी संपत्ति को जब्त कर सकती है, मन चाहे तो उसके अधिकार को हनन कर सकती है, मन चाहे तो उसे जेल में या कब्र में भी डाल सकती है। ये होती है तानाशाही सरकार। जनतंत्र का आदर्श क्या है? जनता की, जनता द्वारा और जनता के लिए सरकार। पार्टी की, पार्टी के द्वारा और पार्टी के लिए सरकार। यह जनतंत्र की आदर्श वाक्य। और तानाशाही का आदर्श वाक्य क्या है? कि सारी शक्ति हमारी होती है। अब आते हैं विश्व युद्ध के कारणों को समझने के लिए एक एक करके हर एक बिंदुओं को विस्तार से व्याख्या करते हैं। इसमें कोई शक की बात नहीं कि युद्ध की संभावनाएं 1919 के पेरिस शांति सम्मेलन में ही शुरू हो गया था। सच बात है। कहा जाता है कि द्वितीय विश्व युद्ध की बीज जो है वो पेरिस शांति सम्मेलन में ही बो दिया गया था, और उस बीज को वृक्ष रूपी स्वरूप प्रदान करने का काम किसी ने किया तो वो हिटलर था। उसमें खूब पानी दिया, खूब उसमें जल सींचा, और फाइनली एक वृक्ष के रूप में सामने आया, सेकेंड वर्ल्ड वॉर के रूप में सामने आया। वर्साई की आरोपित एवं अपमानजनक संधि पर जर्मनी के प्रतिनिधियों ने बड़ी निस्सहाय एवं बाध्यता की स्थिति में हस्ताक्षर किया था। मैं इन चीजों को बड़े डिटेल से बताया कि किस तरह से उनके कान में कनपट्टी के पास बंदूक रख करके बोला साइन कर। किस तरह से जिस होटल में ठहरा था, पूरी होटल को चारों ओर से कांटेदार तारों से घेर करके उसमें बिजली दी गई थी। 11,000 वाट बिजली, टच करेगा मर जाएगा। जिस होटल में ठहराया गया था, पूरी दुनिया के व्यक्ति के साथ तुम किसी के साथ नहीं मिल सकते। वे वर्साई की संधि को एक कलुपित दस्तावेज मानते रहे और उसके ऊपर लगाए गए प्रतिबंधों को समाप्त करना अपने पुनीत कर्तव्य समझता रहा। जर्मनी चाहता था कि ये वर्साई की संधि हमारे लिए उचित नहीं है, और जो भी हमारे ऊपर प्रतिबंध लगाया गया है मित्र राष्ट्रों के द्वारा, हम उसे समाप्त करके रहेंगे, और वही हमारा सबसे बढ़िया कर्तव्य होगा, पुनीत कर्तव्य। हम कह सकते हैं कि दोनों विश्व युद्धों के बीच के काल में जर्मनी की समस्या पूरे यूरोप की समस्या बन चुकी थी। अंततः उसी के कारण द्वितीय विश्व युद्ध भी हुआ। एक लाइन में हम तो कह ही सकते हैं ना कि जो जर्मनी की समस्या थी पूरे यूरोप की समस्या थी, और वही समस्या द्वितीय विश्व युद्ध का कारण बन गया। इस बात से फ्रांसीसी भी परिचित थे कि एक ना एक दिन जर्मनी हमसे बदला लेगा और पुनः हम पर आक्रमण करेगा। फिर भी उसके साथ उचित व्यवहार नहीं किया। उन्होंने कहा नहीं, जो होगा वो बाद में देखेंगे। अब इटली की हम बात कर ले। जर्मनी के साथ वर्साई की संधि को तो हमने देख लिया। इटली शांति संधियों से असंतुष्ट था, वह भी संशोधनवादियों से जा मिला। भाई, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर से पहले, जब फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के दौरान इटली जो है तटस्थ की नीति घोषणा किया। उन्होंने कहा कि हम तटस्थ रहेंगे, हमें देश दुनिया से लड़ाई से मतलब नहीं है। लेकिन मित्र राष्ट्र लंदन में इसे बुलाए, इटली के प्रतिनिधियों को, और उन्हें कहा कि देख, जो जो क्षेत्र आपको चाहिए युद्ध समाप्ति के बाद आसानी से सौंप देंगे। लेकिन फर्स्ट वर्ल्ड वॉर समाप्त हो चुका था और मित्र राष्ट्रों के द्वारा किए गए वादों को पूरा भी नहीं किया गया, तो इटली को बहुत बड़ा अपमान महसूस हुआ था।
इटली बोला अब तुम्हारे तरफ से हम नहीं लड़ेंगे, है ना। जहां फ्रांस जर्मनी को हमेशा के लिए मित्र प्राय बना देना चाहता था, वहीं इंग्लैंड यूरोप में शक्ति संतुलन बनाए रखने और अपने व्यापार का विकास करने और साम्यवाद के विरुद्ध जर्मनी को ढाल के रूप में उपयोग करने के लिए जर्मनी को पुनः समृद्ध देखना चाहता था। एक यहाँ बड़ी मजेदार वाली बात है, बड़ा रहस्य बात है। कहता है कि फ्रांस जो है ना, ये चाहता था कि जर्मनी समाप्त हो जाए, जर्मनी की अस्तित्व मिट जाए। लेकिन अगर वहीं आप इंग्लैंड की नीतियों को देखेंगे तो इंग्लैंड ये नहीं चाहता था कि जर्मनी समाप्त हो जाए। इंग्लैंड चाहता था कि जर्मनी एक बार फिर से शक्ति के रूप में उभर करके सामने आए, और इसके पीछे एक ही रीजन था कि उधर रसिया साम्यवादी सरकार बड़ी तेजी से विकास कर रही थी, उसका प्रभाव विस्तार बड़ा तेजी से हो रहा था। इसलिए इंग्लैंड चाहता था कि अगर हम जर्मनी को शक्ति के रूप में खड़ा कर देंगे, इंग्लैंड चाहता था कि अगर हम जर्मनी को एक शक्तिशाली राष्ट्र की तरह खड़ा करेंगे, तो जर्मनी जो है वो साम्यवादी का सबसे बड़ा विरोधी है, साम्यवादी का कट्टर शत्रु है, और इस परिस्थिति का लाभ मुझे मिलेगा। जर्मनी जो है वो रसिया का विरोध करेगा, और फाइनली अंदर ही अंदर इंग्लैंड जर्मनी को सपोर्ट करता भी रहा। लेकिन जब वर्ल्ड वार हुआ तो ये मुद्दा फिर हट गई। जापान भी अगर हम बात करें तो जापान ने चीन में अपना पांव फैलाना शुरू कर दिया था और मंचूरिया पर आक्रमण कर सितंबर 1931 में मुकदेन नगर पर अधिकार कर लिया था। देखिए, जापान जब फर्स्ट वर्ल्ड वार में मित्र राष्ट्रों की तरफ से लड़ाई किया तो इसको भी लाभांश के बहुत कम हिस्से मिले। जापान सोच रहा था कि भाई इतने बड़े युद्ध जीत करके आए हैं, अब हमें बढ़िया हिस्सा मिलेगा, है ना, चाइना का कुछ भाग हमें दे दिया जाएगा। लेकिन जब जापान को उम्मीद से कम मिली तो जापान कहा कि अब इस बार हम तो उसको साथ देंगे नहीं। दूसरी बात कहा, हम अपने दम पर लड़ेंगे, चाहे युद्ध हो या ना हो। इन्होंने अपना साम्राज्यवादी विस्तार नीति शुरू कर दिया। आपको बता दें, कहा जाता है कि जब जापान के विरुद्ध अपील किया गया राष्ट्र संघ में, तो राष्ट्र संघ से ये अपने आप को अलग कर लिया, बोला जाओ हम राष्ट्र संघ के सदस्य ही नहीं, कोई मतलब नहीं। फर्स्ट वर्ल्ड वार के बाद और सेकेंड वर्ल्ड वार के पहले की घटना बता रहे हैं। ऐसा नहीं समझिएगा कि राष्ट्र संघ 1945 में जब फिर गठित हुआ उसके बाद की घटना बता रहे हैं और आपने कह दिया कि जापान उसका सदस्यता से बाहर। नहीं, फर्स्ट वर्ल्ड वार और सेकेंड वर्ल्ड वार के बीच के दौरान 1931 में जब उस मंचूरिया के क्षेत्र को जीत कर लिया, फिर इसके ऊपर राष्ट्र संघ में बातें उठाई गई। फिर आप देखेंगे राष्ट्र संघ इस पर आर्थिक आरोप लगा दिया, तो ये बोला कि हम राष्ट्र संघ में है ही नहीं, तो हम पर लगाने से क्या फायदा है भाई, मनमाना करने लगा। कहा जाता है कि जब इस बात को राष्ट्र संघ में, देखिए वही चीनी सरकार ने रखी तो जापान उसका अवहेलना कर दिया और अपने विजय अभियान जारी रखा। फरवरी 1932 तक संपूर्ण मंचूरिया को अपने अधिकार में ले लिया और वहां पर मंचूकुओ सरकार की स्थापना कर दिया। यह घटना मैं एक बार और आपको पढ़ाया था, 1948 का साम्यवादी क्रांति इन चाइना, चीन में। जब राष्ट्र संघ ने जापान को दोषी ठहराया तो जापान अपने आप को राष्ट्र संघ से अलग हो गया। सामूहिक सुरक्षा पर जोरदार तमाचा था, राष्ट्र संघ उससे कुछ नहीं कर पाया। यही कहता है कि सामूहिक सुरक्षा पर एक जोरदार तमाचा मार करके दिखाया जापान ने। इसी समय इटली में मुसोलिनी का भी उदय हो गया भाई। फर्स्ट वर्ल्ड वार के बाद इटली में किसका उदय हुआ? तानाशाही व्यक्ति मुसोलिनी का उदय हो गया। अब मुसोलिनी जो है वो क्या करने लगा, उसने भी अपना साम्राज्यवादी नीति को विस्तार किया और अबसिनिया पर आक्रमण करके उसे अपने अधीन में लेने का काम किया। मुसोलिनी अफ्रीका में अपने साम्राज्य का विस्तार बड़ी तेजी से करना चाहता था। जब प्रथम विश्व युद्ध में उसे लाभांश का जो इच्छा रखा था उसे नहीं मिला, तो वह क्या किया, इस बार जर्मनी के तरफ से लड़ने का अपना इच्छा जाहिर किया और जर्मनी के तरफ से जा मिला। हिटलर का जब उदय हुआ तो उसने वर्साई की संधि के शर्तों को भी अवहेलना कर दिया, बोला नहीं, वर्साई की संधि जिसके साथ हुआ है वो समझे मेरे साथ नहीं हुआ है, हम नहीं मानते।
और पुनः सैनिकवाद की विस्तार उन्होंने शुरू कर दिया। भाई एक एक मुद्दा देखिए कैसे फर्स्ट वर्ल्ड वार सेकेंड वर्ल्ड वार की कारण बन रही है। जर्मनी की सेना ने कॉमिंटर की संधि की अवहेलना करते हुए राइन प्रदेश में प्रवेश कर गया। अब जर्मनी की सेना राइन राइन को 3 भागों में बांटा गया था ना, एक जगह 10 साल के लिए, दूसरा जगह 5 साल के लिए, तीसरे जगह 15 साल के लिए, ठीक है। तो राइन में प्रवेश कर गया। 10 अप्रैल 1938 को ऑस्ट्रिया का अंत करके जर्मनी में मिला लिया और ऑस्ट्रिया सदा के लिए समाप्त हो गया। ऑस्ट्रिया पर किसका अधिकार हो गया? जर्मनी का अधिकार हो गया। अब जर्मनी चेकोस्लोवाकिया को अंत करना चाहता था क्योंकि यहाँ पर 32 लाख से अधिक जर्मन लोग थे और वे उसे अपने प्रांत में मिला लेना चाहता था। यह प्रदेश जर्मन सीमा पर थी। हालांकि इंग्लैंड और फ्रांस के इसकी अखंडता बनाए रखने का आवश्यकता था, परंतु दोनों हिटलर को संतुष्ट करने के लिए उसका यंग भंग मान लिया और सुडेटलैंड को जर्मनी में मिला लेना ही उचित समझा। परिणाम क्या हुआ कि सामूहिक सुरक्षा तथा इंग्लैंड और फ्रांस का दायित्व संदिग्ध हो उठा। भाई अब यहाँ पर एक चीज हमने फिर देखा कि अब हिटलर अपने मनमानी चला रहा है ना। हिटलर विभिन्न क्षेत्रों को जीतता हुआ अपने राष्ट्रों में मिलाता चला गया। ना इंग्लैंड कुछ बोल पाया, ना राष्ट्रसंघ कुछ बोल पाया, ना ही फ्रांस कुछ बोल पा रहा है। इस पर चर्चिल ने स्पष्ट रूप से कहा, इस कोटेशन को अपने दिमाग में बैठा लीजिएगा, क्वेश्चन के रूप में मैं इसे इंडिकेट कर देता हूं। चर्चिल क्या कहता है? सेकेंड वर्ल्ड वार में इंग्लैंड में चर्चिल वहां का प्रधानमंत्री था ना। चर्चिल क्या कहता है? कहता है कि इंग्लैंड और फ्रांस को युद्ध और अपमान में से किसी एक को चुनना था। क्या करना था? जब जर्मनी उन क्षेत्रों को अपने अधीन में ले रहा था, उस पर कब्जा कर रहा था और अपने यहां मिलाने का काम कर रहा था चेकोस्लोवाकिया को, तो फ्रांस और इंग्लैंड को या तो जर्मनी का विरोध करना चाहिए था या फिर चुपचाप अपमान सह करके इस तरह से खड़ा देखकर होकर के देखना पड़ेगा। ये चर्चिल कह रहा है, जबकि चर्चिल स्वयं इंग्लैंड का वहां पर प्रधानमंत्री है। चर्चिल कह रहा है कि भाई इंग्लैंड और फ्रांस को दो में से कोई एक चुनना था, या तो अपमान सह ले या फिर युद्ध देख ले, ठीक है। और उन्होंने अपमान को चुना कि जाओ जर्मनी जो कर रहा है करने दो। हिटलर के पास किसी को खांसने की ताकत तो है ही नहीं था उसमें, और अपमान को चुना और लास्ट में बचा तो युद्ध को भी उन्होंने देख लिया। जैसे आपको एक बताते हैं, कभी कभी ऐसे मुद्दे या ऐसे सीन भी आपको देखने को मिलेगा कि सच्चाई बताओ नहीं तो गोली मार दूंगा, सच्चाई बताओ नहीं तो गोली मार दूंगा। अब वो बेचारा पहले डर से सच्चाई बताता है, उसके बाद उसको गोली मार दिया जाता है, दोनों काम निपटा दिया जाता है। जर्मनी कुछ इसी तरह से किया। चर्चिल यही बात को जोड़ दे रहा था, भाई युद्ध ही देखना था तो फिर अपमान क्यों सहना? पहले अपमान सहा फिर युद्ध देखा। जर्मनी ने कूटनीति द्वारा बाल्टिक सागर के प्रदेशों को अपनी ओर मिला लिया तथा रूस से संधि कर लिया। अब इंग्लैंड चाहता था कि जर्मनी पोलैंड की समस्या को शांतिपूर्वक सुलझाए, फिर भी हिटलर ने पोलैंड के प्रति कठोर नीति अपनाई थी। हिटलर ने पोलैंड से मांग की कि वह, देखिए मांग किया कि वह उंजी का, है ना, बंदरगाह तथा समुद्र तट तक पहुंचने के लिए मुझे पोलिश गलियारे दे दिया जाए ताकि जर्मन सेना वहां से आराम से जा सके। इस मांग को लेकर के हिटलर ने सितंबर 1939 को प्रातः पोलैंड पर आक्रमण कर दिया और यहां से द्वितीय विश्व युद्ध की शुरू हो गई। ठीक है, इस युद्ध के मूलभूत कारण अगर हम देखें, हालांकि सारे कारण को मैंने समेट दिया हो, चाहे तो आप उतना सही समझ सकते हो, फिर भी अब थोड़ी सी हर एक कारण को एक मुद्दा के रूप में देखेंगे कि आखिर उसके पीछे क्या रणनीति रही है। वर्साई संधि की कठोरता, तो वर्साई की संधि हमने पूरे विस्तार से समझा दिया कि किस तरह से वर्साई की संधि जो है जर्मनी के साथ किया गया और फ्रांस ने उस पर जो भी कानूनें ला दी और उससे किस तरह से मनवाने का काम किया। ठीक, चलिए, प्रथम विश्व युद्ध में जब जर्मनी हार गया तो मित्र राष्ट्रों ने उसे वर्साई की संधि किया, है ना, उससे वर्साई की संधि किया। क्लियर? जर्मन जनता आरंभ से ही
जर्मन जनता आरंभ से ही या जर्मनी के प्रतिनिधित्व वर्साई की कठोर व अपमानजनक संधि के प्रति भारी रोष एवं असंतोष था। इस संधि में मित्र राष्ट्र ने ऐसी शर्तें रखी जिसे स्वीकार कर लेने के बाद जर्मनी फिर कभी सर नहीं उठा सकता था। जर्मन जैसे स्वाभिमानी राष्ट्र इस प्रकार की कठोर एवं अपमानजनक शर्तों को दीर्घ काल तक तो सहन नहीं कर सकता था, इसमें कोई संदेह नहीं। तत्कालीन परिस्थितियों को देख करके उन्होंने साइन भी कर दिया था, है ना। और मित्र राष्ट्रों ने प्रतिशोध की भावना से प्रेरित होकर के जर्मनी का दमन और अपमान करने में भी कोई कोर कसर नहीं छोड़ा था। तत्कालीन परिस्थितियों को देख करके इन्होंने क्या किया, इस संधि पर साइन भी कर दिया था। हालांकि वो ज्यादा दिन तक चलने वाला नहीं था, वो उसी समय पता चल गया था जिस तरह से संधि की बातें थी। फलतः अवसर मिलने पर अपने अपमान का प्रतिशोध लेने के लिए जर्मनी ने पुनः हथियार उठा लिया। सेकेंड वर्ल्ड वार को फाल्स महोदय ने प्रतिशोधात्मक की युद्ध की संज्ञा दी। आप यहां से एक सवाल अपने यहां नोट कर ले कि प्रतिशोधात्मक का युद्ध किसे कहा जाता है। सेकेंड वर्ल्ड वार को कहा जाता है और इससे संज्ञा देने वाला फाल्स महोदय है। कौन है? फाल्स महोदय। तो प्रतिशोधात्मक का युद्ध किसे कहते हैं ये पूछे तो आप तो बता देंगे, बदले की भावना के चलते ही युद्ध हुआ था। किसने कहा था, थोड़ा सा ध्यान में रखना है कि फाल्स महोदय ने कहा था। तानाशाहों का उत्कर्ष, दूसरा क्या है, तानाशाहों का उत्कर्ष। देखिए बड़े मजेदार वाली बात है कि फर्स्ट वर्ल्ड वार के बाद देश दुनिया में तानाशाही व्यक्ति का उदय हुआ, तानाशाही सरकार का उदय हुआ और अपने महत्वाकांक्षा को पूरा करने के लिए नाना रकम के घटनाओं को इन्होंने अंजाम दिया। सबसे पहले फर्स्ट वर्ल्ड वार के बाद जो भी पराजित राष्ट्र थे या नव निर्मित राष्ट्र थे उनमें लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था इस आशा के साथ स्थापित की गई थी कि इन राज्यों में ये व्यवस्थाएं अस्थायी रहे, किंतु जब 20 वर्ष के अंदर सेकेंड वर्ल्ड वार हुआ तो वो असफल हो गया, है ना। जर्मनी में वाइमर गणतंत्र की स्थापना की गई थी। क्या की गई थी? जर्मनी में वाइमर गणतंत्र की स्थापना की गई थी और वहां पर नात्सी दल का उदय हुआ था। यह दल वर्साई संधि को मानने को तैयार नहीं था। इस संधि को भंग करने के लिए जर्मन जनता में आक्रोश पैदा कर दिया था, जिसके चलते वाइमर गणतंत्र की पतन हो गई और नात्सी दल का उदय हो गया। नात्सी सरकार सामने आई, है ना। अंतरराष्ट्रीय क्षेत्र में इन्होंने वादा किया था कि फिर से जर्मनी को स्थान दिलाएंगे, फिर से जर्मनी को उसी जगह पर लाएंगे। आर्थिक मंदी हिटलर के उत्कर्ष को बहुत बड़ा सहायता किया। जब आर्थिक मंदी आई तो वाइमर गणतंत्र कहीं ना कहीं असफल हो रहा था और ये सारी घटना मैं एक एक टॉपिक करके बताया हूँ, एक एक मुद्दा में एक एक लेक्चर के माध्यम से समझाने का कोशिश किया हूँ, इसलिए उन सारी चीजों को रिकॉल करिएगा। 1935 में हिटलर ने वर्साई संधि का उल्लंघन करते हुए अपने सैन्य शक्ति में विस्तार करना शुरू कर दिया। 1938 में ऑस्ट्रिया को अधिकरण करके चेकोस्लोवाकिया का अंग भंग कर दिया। परिणामतः युद्ध का बादल मंडराने लगा, है ना। इसी प्रकार इटली में प्रथम विश्व युद्ध के बाद तानाशाही का उदय हुआ, जिसका नायक मुसोलिनी था। उन्होंने अपना साम्राज्यवादी नीति को तिलांजलि देना शुरू कर दिया और अब्सिनियाई पर आक्रमण कर दिया, अब्सिनियाई पर अटैक कर दिया। राष्ट्र संघ ने इटली पर आर्थिक प्रतिबंध लगाया तो भाई इटली उससे मानने से इनकार कर दिया और राष्ट्र संघ की निर्बलता फिर से एक बार सामने हो गई। ठीक इसी प्रकार हम देखेंगे कि जापान यही काम कर रहा था। जापान भी अपना साम्राज्यवादी नीति का पालन कर रहा था, तानाशाही सरकार के रूप में सामने आया था। उन्होंने क्या किया भाई, मंचूरिया पर अधिकार कर लिया और जब राष्ट्र संघ में उसकी बातें उठाई गई तो राष्ट्र संघ से अपने आप को अलग कर लिया। और फाइनली आप देखेंगे कि इटली 1937 में साम्यवादी विरोधी संघ में शामिल हो गया, साम्यवादी विरोधी संघ में शामिल हो गया और इस प्रकार से रोम, बर्लिन, टोक्यो धुरी राष्ट्र का गठन हुआ। ठीक है, चलिए। इटली ने 1939 में 10 वर्षीय संधि किया और युद्ध में सहयोग का वचन दे दिया। राष्ट्र संघ की असफलता, राष्ट्र संघ की असफलता हम बार बार बता रहे हैं कि जब भी राष्ट्र संघ किसी देश के ऊपर कुछ करने की कोशिश किया तो माना ही नहीं। छोटे देश मानते थे, बड़े देश मानते ही नहीं थे। राष्ट्र संघ की स्थापना मुख्य रूप से अंतरराष्ट्रीय सहयोग को बढ़ाने और शांति सुरक्षा स्थापित करने के लिए किया गया था, ठीक। परंतु वह अपने उद्देश्य या अपने कार्यों में असफल रहा। कौन भाई? राष्ट्र संघ। राष्ट्र संघ के जन्मदाता विल्सन, जो
अमेरिका के राष्ट्रपति था, ये इसका सदस्य नहीं बना, जिसके चलते एक शक्तिशाली राष्ट्र के समर्थन से वंचित हो गया राष्ट्र संघ। रूस राष्ट्र संघ को साम्यवादी षड्यंत्र विरोधी मानता था। रसिया का कहना था कि राष्ट्र संघ का निर्माण मित्र राष्ट्र अपने हितों को साधने के लिए किए हैं। रसिया का मानना था कि पश्चात जगत के जो देश हैं, जो पूंजीपति है, पूंजीवादी विचारधारा से अव्वल है, वो लोग साम्यवादी विरोधी के लिए इसकी संगठन किया है या इसकी रचना किया है। जब शक्तिशाली राष्ट्रों के स्वार्थ की बात आया तो राष्ट्र संघ एक विधवा स्त्री की तरह हाथ पांव पीट करके रोने लगा, है ना। राष्ट्र संघ को मित्र राष्ट्रों ने इसका उपयोग अपने स्वार्थ के लिए, अपने स्वार्थ सिद्धि के लिए किया। एग्जाम्पल अगर आप देखें, इंग्लैंड साम्यवादी पर नियंत्रण रखना चाहता था, तो साम्यवादी सरकार पर नियंत्रण रखने के लिए राष्ट्र संघ अगर रसिया कुछ करे तो उस पर बातों को डाले। फ्रांस शांति सम्मेलन की शर्तों को पालन करवाना चाहता था राष्ट्र संघ के माध्यम से, और जापान खुलेआम उल्लंघन इसका किया। इटली भी इससे कम नहीं था, इटली ने भी इसका जबरदस्त तरीके से उल्लंघन किया। इस प्रकार छोटे राष्ट्रों का राष्ट्र संघ के प्रति विश्वास खत्म हो गया। बोला कि बड़े देश ही नहीं मान रहे, भाई घर में अगर कोई नियम बनाओ और अगर बड़े लोग ही नहीं मान रहे तो बच्चे खाक मानेंगे। बच्चे तो कहेंगे यार मम्मी पापा मानिए नहीं रहा, दादा दादी मानिए नहीं रहा, अंकल आंटी मानिए नहीं रहा, चाचा भैया मानिए नहीं रहा है, तो हम क्यों मानेंगे, है ना। तो बड़े बड़े राष्ट्र जब बातों को मानने से इनकार कर दिया तो छोटे राष्ट्र का विश्वास उससे उठ गया। क्लियर। निशस्त्रीकरण के प्रयास का असफल। हाँ, ये बहुत अच्छा मुद्दा है, ये भी हमने आपको समझाया कि मित्र राष्ट्र क्या किया, हथियार लेस करने की बात का कहता है कि पूरी दुनिया मतलब ये जब विचार कर रहे थे, मित्र राष्ट्र जब विचार कर रहे थे तो कहा पूरी दुनिया फर्स्ट वर्ल्ड वार को अंजाम इसलिए दिया क्योंकि उसके पास हथियार का उत्पादन बहुत हो गया था, सेना का शक्ति बढ़ गया था, है ना। तो एक काम करें, सेना की संख्या में कटौती कर दे, हथियार उत्पादन पर पाबंदी लगा दे। किस देश को कितना हथियार उत्पादन करना है, किस देश को कितना सेना रखना है, इस पर बैठ करके विचार करें, इस पर बैठ करके वार्तालाप करें। जर्मनी को निशस्त्रीकरण कर दिया गया, लेकिन जब देखा कि राष्ट्र संघ असफल हो गया, जब देखा कि देश अपने विभिन्न देश अपने स्वार्थ साधने के लिए तमाम तरीकों का उपयोग करने लगे, तो फाइनली आप एक चीज यहां पर देखेंगे कि सभी राष्ट्र अस्त्र शस्त्र बनाना शुरू कर दिया, सैन्य प्रशिक्षण देना शुरू कर दिया, और एक बार फिर उस स्थिति को पैदा कर दिया, उस स्थिति को जन्म दे दिया जो स्थिति फर्स्ट वर्ल्ड वार से पहले हुई थी। ठीक है, चलिए। कई देशों को निशस्त्रीकरण करने का प्रयास किया गया था। आप देखेंगे जर्मनी, ऑस्ट्रिया, बुल्गारिया, ये सब क्षेत्र हैं, लेकिन मित्र राष्ट्रों ने में शस्त्रीकरण की भावना अत्यधिक प्रबल थी। नौसैनिकों में कमी करने के लिए समझौता हुआ, पर फ्रांस और इटली के मतभेद के कारण कोई समझौता नहीं हो सका, है ना। 1931 में पुनः निशस्त्रीकरण के लिए जनेवा में सम्मेलन शुरू हो गया था, लेकिन अंतरराष्ट्रीय तनाव अपनी चरम सीमा पर थी। इसी प्रकार कई बार निशस्त्रीकरण का सम्मेलन बुलाया गया, लेकिन उसका कुछ भी खास प्रभाव देखने को नहीं मिला। आप देखेंगे पंचराष्ट्र सम्मेलन हुआ, या फिर 4 राष्ट्र समझौता हुआ, मैकडोनाल्ड योजना हुआ, ये सारे या फिर शांति स्थापना एवं निशस्त्रीकरण लागू करने के क्षेत्र में जो है बड़े बड़े कदम थे। क्लियर। बड़े बड़े मीटिंग हो रही थी। भाई मान लेते हैं जर्मनी, बुल्गारिया, ऑस्ट्रिया, ये सारे लोग हथियार उत्पादन नहीं करेंगे, सेना की प्रशिक्षण नहीं करेंगे, अपनी सेना में वृद्धि नहीं करेंगे, तो ऐसा थोड़ी कि इंग्लैंड खूब नौसेना बढ़ाए, जलपोत बनाए, ऐसा थोड़ी है फ्रांस खूब युद्ध टैंक बनाए, फ्रांस खूब लड़ाकू विमान का निर्माण करे, ऐसा तो नहीं होना चाहिए। फिर तो शक्ति संतुलन में गड़बड़ हो जाएगा, और फिर से जिसके पास जितनी शक्ति वो एक दूसरे पर हावी हो जाएंगे। हिटलर का कहना था कि निशस्त्रीकरण की पाबंदी सिर्फ जर्मनी पर ही क्यों हो। सही बात कह रहा था कि अगर निशस्त्रीकरण किया गया है कि पूरी देश दुनिया हथियार नहीं बनाएगा, तो इसमें सिर्फ जर्मनी को ही क्यों कहा कि तुमने हथियार बनाना छोड़ दो, तुम्हारे हथियार बनाने का सीमा तय किया गया है, तुम सैनिक रखने छोड़ दो, सैनिक रखने का सीमा तय किया गया, सिर्फ जर्मनी को ही क्यों, पूरी देश दुनिया को कहो ना। फ्रांस सुनने को तैयार नहीं था, हिटलर उससे अलग हो गया, जिससे सम्मेलन का उद्देश्य ही समाप्त हो गया। इसके बाद आप देखेंगे सभी छोटे बड़े राष्ट्र अपनी सैन्य शक्ति में वृद्धि करना शुरू कर दिया।
फ्रांस ने अपनी उत्तर पूर्वी सीमा पर भूमिगत किलों का निर्माण किया जिसे मेजनी लाइन कहते हैं। मेजनी लाइन, याद रखिएगा इस बात को, क्या कहते हैं इसको? मेजनी लाइन। मेजनी लाइन का निर्माण किसने किया है? फ्रांस। कहां पर? उत्तर पूर्वी सीमा पर, जो जर्मनी वाला एरिया में है, उत्तर पूर्वी सीमा पर, है ना। तो मेजनी लाइन रखा भाई, उल्टा नाम रख दिया, मेजनी यहाँ पर है तो गैरीबाल्डी मेजनी वाला बात है, ठीक है। तो उसी प्रकार से अब जर्मनी भी एक सीमा का निर्माण किया और सिगफ्रीड लाइन नाम रख दिया। क्या रखा इसने? सिगफ्रीड लाइन रख दिया। पुनः शस्त्रीकरण के परिणाम स्वरूप सभी देश में भय और आशंका की स्थिति पैदा हो गई और युद्ध की तैयारी करने लगे कि चलो अब युद्ध की तैयारी करना है, कोई उपाय नहीं है। उग्र राष्ट्रवाद की भावना, क्या है? उग्र राष्ट्रवाद की भावना। कहता है इस समय तक विश्व में औद्योगिक क्रांति के फलस्वरूप आर्थिक प्रतिस्पर्धा बढ़ने लगी। यही आर्थिक राष्ट्रवाद के लिए उत्तरदायी था। प्रथम विश्व युद्ध के बाद इस राष्ट्रवाद पर नियंत्रण स्थापित करने की आवश्यकता महसूस की जाने लगी थी, किंतु युद्धोत्तर काल में अंतरराष्ट्रीयता की भावना नहीं पनप सकी और विभिन्न राज्य अपने राष्ट्रीय हितों एवं स्वार्थों को सर्वोपरि मानते थे। जैसे इटली है, जापान है ना, इटली है, जापान है, जर्मनी है, इन सारे राष्ट्रों में आप देखेंगे उग्र राष्ट्रवाद की भावना प्रबल हो गई। हिटलर भी अपने राष्ट्रवाद के लिए लोगों को तैयार किया, राष्ट्र के लिए मरने मिटने को तैयार किया, ठीक है। भारत भी किया भाई। चलिए, वहां राष्ट्रवाद का लक्ष्य राष्ट्र की भक्ति एवं गौरव के लिए आर्थिक साधनों पर राज्य का पूर्ण नियंत्रण स्थापित करके आक्रामक नीतियों का आश्रय लिया जाने लगा। हिटलर ने सर्वश्रेष्ठ प्रजाति की भावना को राष्ट्र की महानता का आधार बताया और वर्साई संधि के अपमान का बदला लेने के लिए लोगों को राष्ट्र के प्रति खड़ा कर दिया, उत्तेजित कर दिया। दो प्रतिद्वंदी सैनिक गुटों का उदय। अगला, दो प्रतिद्वंदी सैनिक गुटों का उदय है। अब दो प्रतिद्वंदी राष्ट्र, एक मित्र राष्ट्र है, दूसरी धुरी राष्ट्र है ना, दो खेमों में बट गया। एक है मित्र राष्ट्र, दूसरा धुरी राष्ट्र। मित्र राष्ट्र में अगर देखें तो इंग्लैंड, फ्रांस, सोवियत संघ, रूस और अमेरिका या फिर कॉमनवेल्थ के देश। धुरी राष्ट्र में देखें तो जर्मनी, इटली और जापान। इन्होंने क्या किया? रोम, बर्लिन, टोक्यो का निर्माण करके धुरी राष्ट्र बना लिया। मुसोलिनी ने कहा, क्या कहा मुसोलिनी ने? इस बात को समझिए। मुसोलिनी ने कहा दोनों विचारधाराओं के संघर्ष में समझौता होना असंभव है। इस संधि के कारण या तो हम ही रहेंगे या वे ही रहेंगे। ठीक, कहा कि जब पूरी दुनिया दो खेमों में बट गई तो अब समझौता होना पॉसिबल नहीं है, या तो हम रहेंगे या तो वो रहेंगे, युद्ध तो होगा ही, है ना। जब हिटलर ने पोलैंड पर आक्रमण किया तो इंग्लैंड और फ्रांस पोलैंड का समर्थन कर दिया और यहीं से युद्ध शुरू हो गया। ये था सेकेंड वर्ल्ड वार के युद्ध का कारण। और आपको मैं बता दूं कि नेक्स्ट हम लोग अभी सेकेंड वर्ल्ड वार का टॉपिक समाप्त नहीं किए हैं, इसलिए अभी आगे की कहानी बची हुई है ना। तो सेकेंड वर्ल्ड वार का मुख्य कारण हम लोगों ने देख लिया, मुख्य कारण। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग इसका तात्कालिक कारण प्लस युद्ध विस्तार देखेंगे, ठीक है। क्या देखेंगे? तत्कालिक कारण और युद्ध विस्तार किस तरह से हुआ। फिर एक नया लेक्चर लेंगे, लेक्चर नंबर 3 होगा, ये लेक्चर 2 होगा। क्या होगा? 2 होगा, पहला हो चुका है। इसमें हम लोग परिणाम देख लेंगे और परिणाम देखने के बाद हमारा सेकेंड वर्ल्ड वार समाप्त हो जाएगा। क्लियर? क्या हो जाएगा? सेकेंड वर्ल्ड वार जो है हमारा समाप्त हो जाएगा। चलिए, तो यही था सेकेंड वर्ल्ड वार के कारण, और उम्मीद करता हूं कि बड़े आसानी से, बड़े अच्छे तरीके से आप समझने का कोशिश किया होगा। मैं अपने आसान भाषा में आपको समझाने का काम किया है ताकि आप सिर्फ एमसीक्यू ही ना बना सके, 10 लाइन लिख भी सके, ठीक है। क्या कर सके? 10 लाइन लिख भी सके। मिलते हैं हम लोग अगले लेक्चर में, तब तक के लिए बाय।